हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी बीपीएससी 110। ये जो हमारा कोर्स है ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसकी यूनिट फर्स्ट हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूं इंट्रोडक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस, ग्लोबलाइजेशन मीन्स intensification of the worldwide social relations which link different localities in such a way that local happenings are shaped by event occurring many miles away. And globalization is also means to growing interdependence of the world economic culture, populations, cross border trade, flow of investment, people and information. तो इस डेफिनेशन में दो पार्ट हमें दिख रहे हैं। तो एंथनी जो गिडेंस है वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है सबसे पहले तो कि एक कोई इवेंट होता है दुनिया में किसी भी जगह पे, उसका जो इम्पैक्ट है वो दुनिया के दूसरे कोने में भी देखने को मिलेगा। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर हुआ और चल ही रहा है पिछले काफ़ी समय से, तो वो एक इवेंट कोई हुआ वहाँ पे, लेकिन उससे क्या हुआ, फूड जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई और सारी जो इकोनॉमीज़ हैं उन सब को उन सब का उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। दूसरी तरफ अगर मैं, उन्होंने जो डेफिनेशन का पार्ट है उन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन में फ़्लो होता है, इन्वेस्टमेंट का फ़्लो, पीपल का फ़्लो, इंफॉर्मेशन का फ़्लो, और इसके अलावा एक हम इंटरडिपेंडेंसी देखते हैं पूरी दुनिया के बीच। तो अभी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग नहीं हैं, चीज़ें जो हैं एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। तो ये दो पार्ट डेफिनेशन में आपको लिखना है और उसमें स्पेशली मेंशन करना है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं ना, ऐसे माइंडसेट थोड़ा सा वैसा बनाओ। मेडिकल स्टूडेंट हुए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को याद करते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट चीज़ों को याद नहीं करते। जब ग्लोबलाइजेशन का कोई क्वेश्चन भी आएगा ना, तो वो क्या करते हैं, बना के लिखते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आप ये जो चीज़ें हैं अभी, जैसे जो मैंने आपको थिंकर्स के जो मैं नाम बताता चलूँगा, तो इन सभी थिंकर्स को आपको वहाँ मेंशन भी करना है। और उन्होंने जो कुछ टर्म यूज़ की है, तो थोड़ा सा कोशिश करो कि उन डेफिनेशंस को आप याद करो। जो ऐसा करते हैं तो उनके एग्ज़ाम भी अच्छे जाते हैं, स्कोर भी अच्छा आता है, और वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो उनके सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीके से, और अपना जो सोच है ना उसको रैशनल बनाएं, थोड़ा अच्छे से पढ़ें चीज़ों को। तो एक ये पार्ट हुआ इन डेफिनेशन में। दूसरा, मार्टिन एल्ब्रो और एलिजाबेथ किंग, ये क्या हुए हैं, तो ये सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं फेमस। उन्होंने भी बोला है, उन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, कि दैट बाय विच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी। इसका मतलब दुनिया में जो ज़्यादातर लोग हैं, या जो हर कंट्री के, जैसे मैं कहूँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने कहा है कि उन सब को मिला के एक सिंगल वर्ल्ड ऑर्डर जो है, एक सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश होती है। यही है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। 2020 में, सॉरी इन 2000, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसको हम आईएफ भी बोलते हैं, आईएमएफ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेनली 4 एस्पेक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के: ट्रेड एंड ट्रांजिशंस, कैपिटल मूवमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने बोला है आईएमएफ ने। आईएमएफ ने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ट्रेड एंड ट्रांजिशंस होता है उसमें, कैपिटल मूवमेंट इन्वेस्टमेंट होती है, माइग्रेशन और पीपल्स की मूवमेंट होती है, और इसके अलावा नॉलेज का भी फिर जो फ़्लो है वो भी देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको जो 3 थिंकर बताए हैं, सोशलियोजिस्ट की कुछ बात की मैंने, आईएमएफ की बात की, और एंटनी गिडेंस की मैंने बात की। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ये अपने एग्ज़ाम में लिखना है इंट्रोडक्शन पार्ट में। आगे हम चलें कि देयर आर 5 फीचर, 5 इंपॉर्टेंट फीचर है जो ग्लोबलाइजेशन से एसोसिएटेड करते हैं। सिंपल वे में बात करें तो पहला जो फीचर है वो ये कि अभी पूरा जो दुनिया है वो इंटरनेट और मीडिया से जुड़ गई है, ये आपको पता है। ठीक है, इसको जो टर्म उन्होंने जो एक टर्म यूज़ हुई है वो है, देखो टेरिटोरियल क्या होता है, टेरिटोरियल होता है बाउंड्री। तो डी टेरिटोरियल का मतलब क्या है, डी टेरिटोरियल का मतलब है कि अब बाउंड्री की जो सीमाएं हैं वो अब ख़त्म हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा जो है वो इंटरकनेक्शन,
इंटरकनेक्शन मतलब कि हम कनेक्ट हैं किसी दूसरी चीज़ मतलब दूसरे कंट्री से, और इंटरडिपेंडेंसी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मान में भी जैसे अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं मिलते, वो हम अरब वर्ल्ड से लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ें जो है, तो इंटरडिपेंडेंसी भी है और इंटरकनेक्ट भी हैं चीज़ें। थर्ड जो फीचर्स है उन्होंने बोला, उसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है पीपल से रिलेटेड, पीपल, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और सर्विसेज से रिलेटेड, जो हमने डेफिनेशन पार्ट में भी देखा था, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये दैट फोर्थ फीचर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज़ टू द लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ 2-4 साल से चल रही है और 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ये एक कम्प्लीटली लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और लास्ट जो अगर मैं कहूँ ग्लोबलाइजेशन, वो है कि मल्टी प्रोंग प्रोसेस है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हर जगह पे, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ों पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों रूप में पड़ता है, वो हम आगे फर्दर देखेंगे। बट कहने का मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ना हो। तो डी टेरिटोरियल की मैंने बात की, जिसके तहत क्या है कि अभी जो बाउंड्रीज़ हैं वो अब लेस रेलिवेंट रह गई हैं। इंटरडिपेंडेंसी और इंटर कनेक्ट की मैंने बात की। इसके अलावा पीपल, इंफॉर्मेशन, गुड एंड सर्विसेज का फ्लो ये होता है, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और हर सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे पॉलिटिक्स है, इकोनॉमीज़ है, कल्चर है, हर इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये आपको पूरा इंट्रोडक्शंस में ये सारा मीनिंग और इस जगह पे आपको लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब फेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है। तो इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट फेज़ आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, A.G. हॉपकिंस जो हैं, उन्होंने एक बुक लिखी अपनी, ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें वो कुछ फेमस, जो कुछ इम्पोर्टेंट फेजेस की बात करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि जो पहला जो फेज़ था ना, वो क्या था, ये वो फेज़ था जिसका उन्होंने जो पर्टिकुलर जो नाम दिया है वो है एर्काइक ग्लोबलाइजेशन। तो एर्काइक ग्लोबलाइजेशन में वो ये कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ ना, उससे पहले का जो फेज़ है वो ये कहलाता है आर्काइक ग्लोबलाइजेशन। एंड दिस टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन वॉज ब्रोट अबाउट बाई एजेंट लाइक ट्राइबल लीडर, जो सी फेयरिंग मर्चेंट, जो समुद्र में के जो व्यापारी होते थे, समुद्र के थ्रू जो मीन्स पहले ट्रेड होता ही था, लैंड ट्रेडर। तो ये जो कुछ लोग हैं, इन्होंने इस आर्काइक ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में मदद की, और इन्होंने खासकर यूरोपियन और अमेरिकन्स की जो इकनॉमी है, उस इन अमेरिकन और यूरोपियंस की इकनॉमी इसके थ्रू बढ़ी। तो वापस से चलते हैं, A.G. हॉपकिंस जो उन्होंने अपनी फेमस बुक ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें पहला जो फेज़ बताया वो है एर्काइक ग्लोबलाइजेशन। सेकंड उन्होंने जो फेज़ बोला वो है 1600 से 1800 के बीच, उसको उन्होंने प्रोटो ग्लोबलाइजेशन फेज़ बोला। इसमें क्या होता था कि जो मर्चेंट है उनका भी रोल इम्पोर्टेंट है, और स्लेव ट्रेड इस दौरान होने लगा था। अफ्रीका से गुलाम लोगों को लेके ये यूरोप में और अमेरिका में उनको बसाया गया, उनको काम कराया गया। तो ये जो फेज़ है 1600 टू 1800, दिस फेज़ इज़ नोन एज द प्रोटो ग्लोबलाइजेशन। थर्ड जो फेज़ है वो है फ्रॉम 19th सेंचुरी, द मॉडर्न और द वेस्टर्न सेंट्रिक फेज़। तो थर्ड जो फेज़ है वो मॉडर्न और वेस्टर्न सेंट्रिक फेज़ है, जो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। इसमें थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसके अलावा जो कॉलोनियल जो ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से लूटपाट की, किस तरीके से उन्होंने सामान, जैसे कच्चा माल यहाँ से वो ले जाते थे, ठीक है, ब्रिटिशर, फिर वो सामान बना के इंडिया में महंगे दामों पे बेचते थे। तो ये इस रूप से हमें इस चीज़ में इसमें दिखता है, ये जो फेज़ है, जो वेस्टर्न सेंट्रिक फेज़। अभी जो लास्ट फेज़ है वो है पोस्ट कॉलोनियल फेज़, जो कि 20th सेंचुरी में के अगर मैं हाफ में बात करूं कि 1950 के आसपास लगभग काफ़ी देश आज़ाद हो गए थे। तो वहाँ पे फिर हमें उसमें इमिग्रेशन देखने को मिलता है, कुछ पॉलिटिकल और बिजनेस एलाइट जो वर्ग है, ठीक है, उन सब का हमें एक गठबंधन, एक कॉरपोरेशन उनके बीच देखने को मिलता है। तो ये मेनली 4-5 फेज़ की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट जो फेज़ है ग्लोबलाइजेशन को लेके आपको जो लिखना है वो है स्कोलेट। ये जो थिंकर हैं इन्होंने क्या बोला है, स्कोलेट बिलीव्स ग्लोबलाइजेशन इज़ ए लीनियर प्रोसेस। तो उन्होंने जो फेजेस बताए हैं वो बताए हैं कि पहला फेज़ था बिफोर 500 ईयर्स एगो, सेकंड फेज़ इज़ अबाउट टिल द हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड द लास्ट फेज़ उन्होंने बोला कि 1960 टू द प्रजेंट डेट। तो इस तरीके से स्कोलेट जो थिंकर हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को लीनियर प्रोसेस में बांटा, कि 500 साल से पहले पहला फेज़ था, फिर उसके बाद 19th सेंचुरी के हाफ तक मैं आ जाऊँ
तो उन्होंने कहा बोला ये सेकंड फेज़ है, और थर्ड फेज़ जो 19th सेंचुरी हाफ से लेके अभी तक जो चल रहा है, इसमें इन्होंने कहा कि जर्नली क्या है, अभी आप देखेंगे अगर तो पूरी ग्लोबल जो मार्केट है उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। और इसके साथ साथ अभी इन्होंने ये भी मेंशन किया कि करंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन के चलते वेरियस प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली हैं। इसके अलावा अभी हम बात करें कि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो अभी ग्लोबलाइजेशन 2.0 की बात कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, अगर शॉर्ट में आता है तो 2.0 का मतलब है, इट मीन्स दैट ग्लोबलाइजेशन 1.0 which is based on the western dominated model, but now globalization 2.0 means that the interdependence of the several identities or cultural characteristic by new form of new western modernity। जैसे एग्जाम्पल, ग्लोबलाइजेशन 1.0 जो है उसका प्योर फोकस था किस चीज़ के ऊपर, जो यूरोपियन सेंट्रिक जो मॉडल है उसको प्रमोट करना। और ग्लोबलाइजेशन 2.0 जो मॉडल है उसका जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, वो है कि अभी न्यू जो प्लेयर हैं वो भी इमर्ज्ड होके आ रहे हैं, और अभी वेस्टर्न जो कंट्रियों की जो डोमिनेंस रही है काफ़ी समय से, वो अब धीरे धीरे उसको चैलेंज कर रहे हैं एशियन कंट्रीज़। उसमें चाइना है, जापान है, एशियन मेंबर्स जिसमें जैसे सिंगापुर जैसी कंट्रियाँ, इंडिया। तो ये सब जो ग्लोबली एक इमर्ज्ड होके आ रहे हैं, ये है ग्लोबल 2.0। तो ऐसा भी कुछ जो थिंकर हैं वो बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताई फेजेस के रूप में आपको मैंने बोला है, तो ऐसे फेजेस आपको ये लिखने हैं, ठीक है। एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले, जैसे इग्नू का मटेरियल फ्रेंड्स आपको पता है थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी पड़ता है। तो अगर किसी भी बंदे को जो नोट्स चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें बिल्कुल क्रीम नोट्स चाहिए, तो मेरी प्लेलिस्ट में जितने भी कोर्सेज़ हैं आप उनकी जो नोट्स हैं वो आप बाई कर सकते हैं। सेम अभी ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं तो इसके भी नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो नोट्स होते हैं। उसमें क्या है, आप लेक्चर सुनते हो और लेक्चर सुनने के बाद आप एक बार नोट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये जो मटेरियल है ना ये खोलने तक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है ऐसा और आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या है। देखो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एंड्रयू हेवुड हैं, एंड्रयू हेवुड ने कुछ ग्लोबलाइजेशन को एसोसिएट किया है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ द एसोसिएशन, या ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट उन्होंने एस्पेक्ट बताए हैं, इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें थोड़ा सा समझें तो इकोनॉमिकल जो ग्लोबलाइजेशन है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अभी आप देखो जो नेशनल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रही हैं, और फ्री मार्केट जो प्रिंसिपल्स हैं, या मैं कहूँ कि पॉलिसीज़ को ज़्यादा लिबरल बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई हम भी तो यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आए तो वो इस तरीके से आए कि क्या हो कि हम जो टैक्सेस जो रिफॉर्म्स है वो करें, इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ इतनी होनी चाहिए वो सब, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं। तो इकोनॉमिकल जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब ही है आइडिया दैट नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज़ आइसोलेटेड टुडे। तो अभी जो चीज़ें हैं ना इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन उसमें इंटरलिंक हमें देखने को मिलता है, और कोई भी इकोनॉमी ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल अलग से चलूँगी, तो ऐसा नहीं है। दूसरा कल्चरल जो ग्लोबलाइजेशन उसका मतलब जो है कि डिफरेंट जो कल्चर है ना वो अब यूनिफिकेशन के रूप में, या फिर हम बात करें कि वन कंट्री, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द कल्चर ऑफ वन कंट्री और सोसाइटी इज़ स्प्रेड टू द अदर कंट्री। यह है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग। इसमें एग्जाम्पल जो मैकडोनाल्ड जो है, तो आप देखो कि ये जो टर्म है मैकडी, जो एक फेमस, आप पता ही आप जहाँ पे बर्गर ये सब जो चीज़ें खाते हो, तो ये जो टर्म है ना ये कहाँ से आई है, इसी ये कल्चरल का ही पार्ट है कि ये अमेरिकन फूड, आप चाइनीज़ फूड आप ले लो, जैसे बहुत सारे जो हैं चाइनीज़ जो रेस्टोरेंट या चाइनीज़ जो फास्ट फूड हैं वो अब इंडियन मार्केट में कितने ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ मूवियों का ले लो, हिंदी जो सिनेमा है वो कैसे देखो बाहर अदर कंट्रीज़ में उसको फॉलो भी किया, मतलब देखा भी जाता है। इवन जो सॉन्ग्स हैं, ठीक है, गाने वो भी बहुत फेमस हैं।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो पार्ट है ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। इसका तहत इसके मीन्स क्या है, दिस इज़ द एविडेंट फ्रॉम ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे उसमें यूएन है, यूरोपियन यूनियन है, ऐसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक साथ आके तो उनकी जो पावर है वो भी मर्ज्ड हो रही हैं। तो ये जो है टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन में अकॉर्डिंग टू एंड्रयू जो हेवुड हैं, उन्होंने इस तरीके से 3 टाइप की ग्लोबलाइजेशन का बात की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेविड हेल्ड, और इसी के साथ डेविड हेल्ड के साथ ही आप एक फेमस जो हैं थिंकर को लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो वो है जोसेफ नाई। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने जो टर्म यूज़ की है वो है मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, विच मीन्स दैट द प्रोसेस बाई embodies the growing extensity and intensity of military relations among the political units of the world system। अभी जैसे हम जो रशिया से हथियार ख़रीदते हैं, इसके अलावा हम अमेरिका से भी हथियार ख़रीदते हैं, तो ये जो सब चीज़ें हैं, मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो बात है ये डेविड हेल्ड और इसके अलावा जोसेफ नाई जो है, और इस एक और उसमें थिंकर आप डाल सकते हो रॉबर्ट कोहेन ने, ये जो है ना, ये सारे थिंकर्स को आपको लिखना है जिन्होंने मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन की बात की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मैनफ्रेड स्टीगर जो हैं, इन थिंकर्स ने क्या बोला, इन्होंने एक नया डायमेंशन ऐड किया, वो है इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन के कारण मीन्स जो ह्यूमैनिटी एंड प्लेनेट अर्थ के बीच इन्होंने एक लिंक बताया। ही आर्ग्यूड दैट देयर इज़ ए लिंक बिटवीन ऑल ह्यूमैनिटीज़ एंड द प्लेनेट अर्थ। और इंडस्ट्री रिवोल्यूशंस के कारण बहुत सारी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स जो आई हैं उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट जो हैं हमारे जॉर्ज रिचर, ये जो हैं इन्होंने रिलीजियस, साइंस, स्पोर्ट, इन सब डायमेंशन को भी टच किया। जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पूरा आपको पता है कि हर कंट्री को, या अभी जो आप देखो कि जब मैच था कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो फाइनल मैच था, तो उसमें आप देखो वर्ल्ड का फाइनल में कि आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, आप गरीब हो अमीर हो, कोई मैटर नहीं करता, सारे लोग जो है वो एकजुट होकर क्या सोच रहे थे कि इंडिया जीते। और जब इंडिया हारी तो सभी लोगों को दुख भी हुआ। तो ये जो है कि मैं स्पोर्ट्स में यूनाइट करने की बहुत बड़ी ताकत है। सेम रिलीजन आप देखो कि किस तरीके से रिलीजन जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में फैल भी रहे हैं। और जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो एक देश में मनाया जाता है, लेकिन उसके जो रिलीजन जो फॉलो करने वाले अगर दूसरे देशों में भी हैं तो वो वहाँ पे भी उन रिलीजन्स को, उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। इसके अलावा साइंस जो है उसका भी सेम बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारे डायमेंशंस जो हैं इन्होंने बोले। तो जब आप आंसर लिखेंगे ना तो आप इन सब थिंकर्स को मेंशन करते हुए अपना पूरा जो टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कहूँ कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, तो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है उसको एक तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन 4.0 भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें अगर हम बात करें, देखो अभी करंट टाइम में मैं बात करूँगा अगर, तो फोर्थ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन भी देखने को मिला है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, रोबोटिक जो है, जो चीज़ें कितनी सारी होने लगी हैं। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग, डिजिटल सर्विसेज, ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, ये जो सारी हैं अभी ये फोर्थ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के तहत है। इससे पहले जो थर्ड इंडस्ट्री जो रिवॉल्यूशंस था उसमें मेनली इंटरनेट, फेसबुक, ये सब जो चीज़ें थी, देखो आज भी इंटरनेट है, लेकिन अब ये फोर्थ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन में क्या है कि स्पीड जो है वो आपको फास्ट मिलेगी, 3D में चीज़ें होती चली गई हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का रोल बढ़ गया है। तो ये रोबोटिक जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी ये चाहे वो थर्ड इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हो चाहे फोर्थ इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के तहत ही आएंगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं कि ग्लोबलाइजेशन को लेके थोड़ा क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो कंजर्वेटिव, जो पॉलिटिकल, जो आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो इससे इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ मीन्स ग्लोबलाइजेशन को, उसका फ़ायदा सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ को ही ज़्यादा हुआ है। दूसरा, कुछ लेफ़्ट लिबरल पॉलिटिकल जो थॉट वाले हैं वो ये बोलते हैं कि इनइक्वालिटीज़ जो है, सोशल इंस्टेबिलिटीज़, कल्चरल टेंशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो इश्यूज़ हैं ये बढ़े हैं। तो वो बस आगे वैसे हम पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म तो अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट एक थोड़ा सा बेसिक के रूप में आपको यहाँ पे बताया है।
बाकी जो पूरा जो टॉपिक था वो है हमारा ये टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। तो पहली जो थ्योरी है वो है हाइपर ग्लोबलिस्ट थ्योरी। तो ग्लोबलिस्ट जो हाइपर ग्लोबलिस्ट जो थ्योरी है ये क्या बोलती है, सबसे पहले तो इसको ध्यान रखना है कि इसको कौन इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। तो उसमें है ये फुकुयामा, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं ये, प्लीज़ ध्यान रखें इसको। थॉमस फ्राइडमैन, ये दो इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। ये जो थिंकर हैं इनकी जो बुक हैं, जैसे फुकुयामा की बुक है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड फ्राइडमैन की बुक है वर्ल्ड इज़ फ्लैट। तो बुकें अगर आप याद रखें तो और अच्छा है, अदरवाइज़ आप थिंकर को तो याद रखें ही रखें। इन्होंने जो बोला है, इन्होंने क्या कहा है, इनका क्या कहना है मेनली, इन्होंने कहा है कि डी नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखने को मिला है। कहने का मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी जो है ना वो अभी उसका रोल बढ़ा है, तो क्या हुआ है, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंटरडिपेंडेंसी हो गई है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं उनका रोल बढ़ गया है अभी। सो दैट मीन्स दैट नेशनल बाउंड्रीज विल बिकम इररेलीवेंट विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी। तो आज के दिन जो पहले एक बाउंड्री होती थी, नेशनल बाउंड्रीज, जो टेरिटरी हम बात करते थे, सोवरेनिटी की बात करते थे, वो अब इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक हो गई हैं, और रोल जो है उसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उनका जो रोल है वो बढ़ा है। इससे इनका ये कहना है कि दिस ऑल्सो लीड टू बी डिक्लाइन इन द नेशनल कल्चर एज पीपल अराउंड द वर्ल्ड कंज्यूम ग्लोबल कल्चर। इन्होंने कहा है कि जो आपका खुद का पहले नेशनल कल्चर था वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन होकर लोग ग्लोबली ग्लोबल में जो कल्चर्स है पूरा उसको फॉलो करते जा रहे हैं। IMF जैसी संस्थाएं जो हैं, UN जैसी संस्थाएं, उनका रोल बढ़ा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बोलते हैं हाइपर ग्लोबलिस्ट जो थिंकर हैं वो। दूसरा जो थिंकर हैं वो क्या हैं, स्केप्टिक्स जो थिंकर हैं, जो मीन्स जो थ्योरी वाले, ये जो थ्योरी है, जो स्केप्टिक्स जो थ्योरी है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, इसके जो मेन थिंकर हैं उसमें आपको ध्यान रखना है पहले कि जैसे पॉल हिर्स्ट और इसके अलावा थॉम्पसन, ये कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। अब समझना होगा कि ये किस चीज़ की बात करते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि भाई they also argued that national जो identities है have a history which hold the popular imaginations and global culture cannot replace national culture। पहले तो इन्होंने ये बोला कि हम जो, क्योंकि देखो ऊपर जो थ्योरी हमने देखी हाइपर ग्लोबलिस्ट जो थ्योरी है उसमें उन्होंने ये कहा था कि कल्चर आइडेंटिटी अब ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने स्केप्टिक्स ने ये कहा कि नहीं, जो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो आपकी एक पहचान है, आपका जो एक नेशनल कल्चर है, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। वो हमेशा ऐसा कैसा बना रहेगा, चाहे बेशक से ग्लोबलाइजेशन कितनी ही बढ़े, ये कहना है इनका। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि जैसे मैकडोनल्ड जो है, तो उसको जो मैकडी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें, तो उन्होंने कहा है कि नो डाउट इसका यूज़ जैसे बढ़ा है, लेकिन अभी आप ये भी देखो कि ये जो कल्चर है ना वो लोकल कस्टम्स के साथ ऐड हो गया है। कैसे? अभी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जैसे आप कोई भी, आप अभी जो चाइनीज़ फूड की मैं बात करूँ, बर्गर की मैं बात करूँ, तो आप देखो उसमें ऐसे भी लोग हैं जो इंडियन टाइप ऑफ बर्गर, मतलब खुद से ही कुछ अपना उसमें कुछ कुछ चीज़ें, मसाला है, कुछ अलग तरीके से चीज़ें बना रहे हैं। तो यही है, सेम चाइनीज़ जो आइटम है तो प्योर चाइनीज़ आइटम ना हो के अपना लोकल कस्टम्स के हिसाब से भी उसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं ये कि नो डाउट जो कल्चर एस्पेक्ट है ना वो मिल रहा है, घुल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इससे जो लोकल जो कस्टम्स है ना वो, और जो आपका जो बाहरी कोई कस्टम्स है या कोई बाहरी कल्चर है वो मिक्स हो रहा है, अभी एक कल्चर कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है, ये कहना ये चाह रहे हैं। दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमी के रूप में अगर हम देखें तो फ़ायदा सभी को इक्वल नहीं पहुंचा। जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा पहुंचा, और जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। तो उसकी ये इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जो है उसको लेके भी ये बात करते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें हम कुछ देखें तो उन्होंने ये बोला है कि दे ऑल्सो व्यूज़ दैट ग्लोबलाइजेशन एज समथिंग इम्पोज्ड ऑन देम, देयर कल्चर, वे ऑफ थिंकिंग, देयर वर्क व्यू बाय द पॉलिटिकल क्लास। इन्होंने ये कहा कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये कुछ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल क्लास की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत उन्होंने अपने जो व्यू हैं, अपनी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, अपने जो उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको थोपा गया है। किसके ऊपर? पूरी दुनिया के ऊपर। तो ये कह रहे हैं, और उसी को लेके फिर इन्होंने बोला है कि
पर वो जो व्यू उन्होंने थोपा मीन्स ये फिर ये कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि नेशनल जो आपका कल्चरल आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कल्चरल जो नेशनल जो आपकी कल्चर आइडेंटिटी है या आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो आज भी बनी की बनी हुई है। दूसरा इन्होंने ये भी बोला कि जो हम कल्चर की जो बात कर रहे हैं तो वो कल्चर हमें मिक्स कल्चर की फॉर्म में अब दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही कल्चर डोमिनेट कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि ये जो ग्लोबलाइजेशन के जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, कॉरपोरेट वाले जो लोग हैं, इनका ये कहना था, इन्होंने एक सुंदर दुनिया दिखाई। इनका ये बोलना था कि देखो ग्लोबलाइजेशन से सबको फ़ायदा होगा, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने ये कहा कि नहीं, वो झूठ था। ग्लोबलाइजेशन से तो इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो बढ़ी हैं। जो गरीब लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब होते चले गए, अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले गए। तो ये बात करते हैं, ठीक है। और ऊपर फिर से बोल रहा हूँ, ये थ्योरी बिल्कुल हटके है। ऊपर वाली जो थ्योरी थी वो ठीक इसको उलट बात कर रही थी। वो कह रही थी चीज़ों का बिल्कुल मिक्सचर हो गया है, नेशनल बाउंड्रीज जो है, नेशनल आपकी जो आइडेंटिटी हो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रोल बढ़ गया है। तो ये सा इंटर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला था और स्केप्टिक्स ने उसके ठीक अलग बात की है। थर्ड जो थ्योरी है वो है हमारी ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है, ये दोनों का ऊपर जो थ्योरीज़ है ना उनका उनके बीच में कहीं खड़े हुए हैं ये। तो हाइपर ग्लोबलिस्ट और स्केप्टिक्स जो थ्योरी है उसके सेंटर में खड़े हुए हैं ये। तो ये दोनों मिलती जुलती बातें सी कहते हैं। इसमें कुछ थिंकर हैं जो आपको ध्यान रखना है, डेविड हेल्ड, भाई एंथनी एम सी ग्रू, इसके अलावा एंथनी गिडेंस। ये जो कुछ है ना, ये थिंकर हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अब समझते हैं कि इनका कहना क्या है। इनका ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन का दूसरा जो नाम है वो ग्लोबल रिस्क भी है, ग्लोबल रिस्क कंसाइसनेस। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी आप देखो कि पूरी दुनिया में जैसे जैसे ग्लोबल वर्ड मतलब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो लोगों का जो कंसाइंस है वो क्या कह रहा है, वो आपको अब इस चीज़ पे जोर दे रहा है कि नहीं, हमें ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना उसको भी देखने की ज़रूरत है। दूसरा ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो आज के दिन जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा सेल्फ गवर्निंग नहीं रही हैं, उनकी जो पावर है वो डिमिनाइज्ड हुई है। थर्ड ये कह रहे हैं कि कल्चर डोमिनेंस में अगर बात करें तो फिल्मों का, फूड, रिलीजन, फैशन, इन सब का जो जो स्कोप है ये बढ़ा है पूरी दुनिया में। और कल्चर जो है वो एक दूसरे उसमें पहुंच रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर जो है वो मिक्स हो रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने मीडिया के बारे में बोला कि ग्लोबल मीडिया जो है जैसे सोशल मीडिया, उसका बहुत बड़ा रोल बढ़ा है। कि जैसे अभी मान लो आपने एक अरब स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है ये, अरब स्प्रिंग जो कॉन्सेप्ट है इसमें अरब वर्ल्ड जैसे ईरान और ये सब जो इराक के जो देश हैं, टर्की, उसमें ना महिलाओं ने या वहाँ के लोगों ने एक मूवमेंट छेड़ दिया था कि हमें भी आज़ादी चाहिए, जैसे वो पहनने की आज़ादी या इस तरीके से वो बहुत बड़ा मूवमेंट चला था। तो वो जो चीज़ें हैं कि मतलब सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि अगर कोई भी आपको मूवमेंट चलाना है या आपके यहाँ पे कोई ऐसे डिक्टेटरशिप सरकार है तो उसको दबाने के लिए, उसको हटाने के लिए आप ऐसे मुहिम छेड़ देते हो। और ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें उदाहरण रहे हैं हिस्ट्री में भी कि जिससे सोशल मीडिया के थ्रू ही एक क्रांति सी आ गई थी। तो इसको इन सब के व्यू को आप समझेंगे तो ये मिक्स बात कर रहे हैं, जो ऊपर जो हमने बात की ना उसका मिक्स अप्रोच इनके साथ चल रही है। इसमें देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स हैं तो नोट्स में यही है बस, उसमें ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें आपको टू द पॉइंट सब दिया हुआ है। तो आपको ये फिर अलग से अपनी बुक में छाटा छाटी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बस आप नोट्स को देखेंगे और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब टॉपिक है हमारा वो है ग्लोबलाइजेशन एंड सोवर्जिनिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं फ्रेंड्स, ये क्या मतलब है। देखो सोवर्जिनिटी का जो मतलब होता है उसमें दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखे जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सोवर्जिनिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इंटरनल एस्पेक्ट का तो मतलब ये है कि आप अपने यहाँ पे रूल बना सकते हो, लोगों को आप प्रॉपर कमांड कर सकते हो और कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिश्ड भी कर सकते हो। दिस इज़ द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ सोवर्जिनिटी। एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सोवर्जिनिटी का मतलब होता है कि कोई दूसरा देश भी आपको रिकॉग्नाइज करे एज ए स्टेट। भाई मान लो अभी भारत है, इंडिया जो है उसको कोई बाहर वाला कंट्री ये कह रहा है कि हम तो मानते ही नहीं कि इंडिया अपने आप में कोई देश है। तो आप सोच के देखो ये तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि रिकग्निशन भी बहुत ज़रूरी होता है। भाई आपका कोई नाम ही नहीं होगा, आप बताइए तो आपको पहचानेगा कौन।
और फिर कहाँ पे आप कोई फॉर्म फिल करेंगे, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो सेम है यहाँ पे हम बात करें सोवरेनिटी की, मतलब दो तरीके से इंटरनल सोवरेनिटी जहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास पावर है कि आप रूल्स बना सकते हो, कोई गलत कर रहा है तो उसको पनिश कर सकते हो। और इंटरनली जो जो अपने देश के अंदर जो चीज़ें हैं, लॉ एंड ऑर्डर हुआ और सारी चीज़ें, पॉलिसीज़ बनाना, इम्प्लीमेंट करना, ये सारा पार्ट है इंटरनल सोवरेनिटी का। और एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वो भी आपको रिकॉग्नाइज़ करें। अब इसमें एक फेमस जैपनीज़ बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट थिंकर हुए हैं, उसका नाम है केनिची ओहेमी। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो थिंकर हैं, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि द नेशन स्टेट में बी स्टिल ए प्लेयर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स बट इट हैज़ लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू कंट्रोल इट्स नेशनल इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि नो डाउट नेशन जो है ना वो आज भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, लेकिन उन्होंने कहा कि जो उसकी रेलिवेंस है ना वो सिर्फ इकोनॉमी तक ही रह गई है। एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देते हैं ये कह रहे हैं कि कोई भी बंदा सिटीजनशिप छोड़ेगा या सिटीजनशिप रखेगा, ये मेनली डिपेंड इकोनॉमी पे करता है, जो कि 100% सही बोला है उन्होंने। जो देखो आप इंडिया से अब ज़्यादातर जो लोग हैं क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन है, या आप देखो कि या तो यूके में जाके बसे हुए हैं, मान लो यहाँ से पैसे पूसे ले गए, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है। आप सोच के देखो यहाँ पे बिजनेसमैन थे लेकिन यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ छाड़ के यूके में बैठे हुए हैं, वहाँ के सिटीजन हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग क्यों, क्योंकि वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा आपकी कह सकते हो कि फ्रीडम देते हैं आपको। अब वहाँ से अब एक छोड़ के देखो, हमारी जो सरकार है वो कोशिश करती है कि हम उनको ले आएँ, ठीक है, हम यहाँ पे उसके ऊपर केस करें वो, लेकिन वहाँ से क्योंकि वहाँ के रूल कुछ अलग हैं, वहाँ के रूल उनको जाने ही नहीं देंगे। उनको वहाँ पे ये है कि नहीं, अगर ये इंडियन जेलों में आए, यहाँ पे इनको जो अथॉरिटी, इंडियन अथॉरिटी पकड़ के लेगी तो उनको टॉर्चर करके मार मार के सारी चीज़ें उगलवा लेंगे। अब वहाँ वो मारना, हाथ उठाना, वो सब टॉर्चर करना, वहाँ पे उनके कानून में वो सब चीज़ें हैं नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे जो ये केनिची ओहेमे जो है ना थिंकर, ये यही कह रहे हैं कि जो आज के दिन अगर जो नेशंस, अगर हमें बात करें ग्लोबल जो पॉलिटिक्स में, नेशन स्टेट्स में भी स्टिल ए प्लेयर बट इट हैज़ लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू कंट्रोल इट्स नेशनल इकोनॉमी, कि उनका ज़्यादा अब वो रहा नहीं है, उनका खुद से वो फ्रीडम फ्री होके डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनको जो बोलती हैं, या फिर कोई पावरफुल कंट्री उनको कुछ बोलती है, तो उस हिसाब से रिलेशंस उनके चलते हैं। और ही सेज दैट नोशन ऑफ सिटीजनशिप विदाउट मार्केट हैज़ नो मीनिंग। उन्होंने कहा कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी ही मार्केट के आधार पे ही चलता है। दूसरा, द मोनिस्टिक, और इसको ऑस्टिन थॉट भी बोलते हैं। तो पहले तो आप समझते हैं कि ये मोनिस्टिक थ्योरी क्या है। मोनिस्टिक थ्योरी पहले एक्चुअल में थी, वो ये कहती थी कि जो स्टेट है ना वो सुप्रीम पावरफुल है और इसी का पूरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अभी ग्लोबलाइजेशन एंड सोवरेनिटी में, तो ये जो मोनिस्टिक जो थ्योरी है जो ऑस्टिन ने दी थी काफ़ी पहले, ये अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। या सिंपल हम भाषा में बात करें कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन के चलते मोनिस्टिक जो थॉट है, ऑस्टिन जो थॉट है, वो अब रिड्यूस हो रहा है या वो ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो बात की कि अभी जैसे जो गिडेंस जो हैं, एंथनी गिडेंस, उन्होंने भी यही बोला है कि नेशन जो है ना वो अपनी सोवरेनिटी को लॉस्ट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि अदर जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब स्टेट को प्रेशराइज करते हैं कि भाई आप ये सब पॉलिसीज़ बनाओ, ऐसे इम्प्लीमेंट करो। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप ध्यान से सुनना। जैसे आपको कभी ना लगता होगा कि यार सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, ऐसा नहीं करती, ठीक है, बिजनेस को प्रमोट कर रही है। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आईएमएफ से हमें लोन लेना है, वर्ल्ड बैंक से हमें लोन लेना है, तो वो लोन जब देंगे ना तो उससे पहले शर्त लगा देते हैं कि ये जो पैसा है तुम सोशल वेलफेयर में यूज़ नहीं करोगे। सोशल वेलफेयर मतलब जैसे सब्सिडीज़ देना, गरीबों को बांट देना और ऐसी चीज़ें। तो ये जो कंडीशंस हैं, यही कह रहे हैं एंथनी गिडेंस, यही यही कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेशंस हैव लॉस्ट द सोवरेनिटी दे वंस हैड एंड पॉलिटिशियंस हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटीज़ टू इन्फ्लुएंस इवेंट। पहले जो पॉलिटिशियन जो पूरा अब एक अपनी दादागिरी चलाते थे, या मैं कहूँ उनका एक रुतबा था, अब वो नहीं रहा है। सेम जो कंट्री की सोवरेनिटी वो भी लॉस्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉरपोरेट जो दुनिया है, वर्ल्ड, उनका रोल बढ़ा है। इसका भी एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ।
आप मुझे ये बताइए, जो फिक्की ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, जो कि कॉमर्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। जब बजट बनता है ना, बजट के दौरान उनके जो जो मतलब मैं कहूँ फिक्की के जो मेंबर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय ली जाती है कि हम बजट बनाने जा रहे हैं तो किस तरीके के हम उसमें प्रोविजंस कुछ कर सकते हैं। ना कि आप और मेरे को फ़ोन करके बुलाया जाएगा, ना कि किसानों को कि भाई आओ और तुम बताओ क्या करना है। अब क्यों? देखो, इसमें मैं फिर वही बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है ना, जैसे अभी एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमें किसी कंट्री के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो ऊपर से भी बहुत सारा प्रेशर आता है कि रशिया के साथ हम जाएंगे जब, तो अमेरिका हमें थोड़ा दबाव बनाना शुरू कर देगा, तो थोड़ा थोड़ा हम हाथ अपना पीछा खींच लेंगे रशिया की साइड से। उल्टा ले लो, जब हम अमेरिका की तरफ जाते ज़्यादा जाएंगे तो चाइना हमसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, तो हम वहाँ पे थोड़ा टाइट जो चीज़ें हैं वो करके रखते हैं। एक और जो अभी जो ये एंथनी गिडेंस का जो एक पॉइंट है कि स्टेट अपनी सोवरेनिटी को लॉस्ट कर रहा है, उसका एक और सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, चाइना और इंडिया के बीच कितनी कॉन्फ्लिक्ट है आपको पता है। इवन जब गलवान जो क्राइसिस हुआ उसमें कितने हमारे सैनिक मारे भी गए, लेकिन ट्रेड तो हमारा नहीं रुक रहा। ट्रेड तो वो का वो है, सारी चीज़ें वो की वो हैं। क्यों? क्योंकि भाई इंटरडिपेंडेंसी है। स्टेट प्रॉपर सोवरिजन नहीं है, स्टेट पूर्ण रूप से फ्री नहीं है। हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, इसलिए चाह के भी, दुश्मन होते हुए भी हमें उनके साथ ट्रेड करना पड़ रहा है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जब पैसा मिलता है, वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, आईएमएफ से मिलेगा, तो वो बहुत सारी कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये कंडीशंस है, अगर इनको मानोगे तो पैसा ले जाओ, अगर ये नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो, फिर भुगतो अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ग्लोबलाइजेशन एंड सोवरेनिटी में लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अभी क्रिटिसिज्म के ऊपर चलते हैं कि कौन कौन सा क्रिटिसिज्म है। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो है इनइक्वालिटी का लेके। तो उसमें क्या है, उसमें है जैसे ऑक्सफैम जो रिपोर्ट है, ऑक्सफैम रिपोर्ट ने एक इनइक्वालिटी का डाटा जो है वो जारी किया। उसमें उन्होंने एक हैरान कर देने वाली बात लिखी। उसमें उन्होंने पाया कि 26 जो वेल्दिएस्ट इंडिविजुअल, 26 लोग, सिर्फ मैं परसेंट नहीं बोल रहा हूँ, 26 इंडिविजुअल पीपल जो टॉप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, उनके पास इतना पैसा था जो पूरी दुनिया का 50% पॉपुलेशन के पास। आप सोच के देखो। इन 2008 Oxfam reported that the 26 wealthiest individual in the world had a combined wealth equal to the almost bottom 50% of the world population। सोच के देखें आप। दूसरी तरफ एक और उस डाटा में आया कि पुअर जो है ना, पुअर आर ऑल्सो टैक्सड मोर। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो पुअर ही देते हैं। अमीर लोगों का जो टैक्स का जो शेयर है ना, वो 4% के करीब है अमेरिका में। और वैसे अमेरिका में आपको पता ही है कि कितने बड़े बड़े जो टाइकून जो हैं, बड़े बड़े पावरफुल जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं वो बैठे हैं, लेकिन उनका सबका ही मिला दें तो भी 4% ही है बस। सोच के देखो, इसका मतलब तो साफ है कि टैक्स जो है वो पुअर ज़्यादा देते हैं, ठीक है, लेकिन जो फ़ायदा है आप देखो वो सारा कौन उठा रहे हैं, यही ऊपर वाले लोग। और 26 जो कि बहुत कम संख्या है, 26 इंडिविजुअल पीपल के पास जितनी वेल्थ है उतनी कि 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, आपको हिला देने वाला डाटा है ये। तो इसके अलावा आप एक और इसमें देखें कि नॉर्थ और साउथ, आपने ज़रूर सुना होगा कि नॉर्थ साउथ डिवाइड, नॉर्थ साउथ डिवाइड। तो इस टर्म का मतलब क्या है? नॉर्थ और साउथ डिवाइड का मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कंट्रीज़ आती हैं, जैसे अर्थ है, ग्लोब है, उसको दो हिस्सों में बांट दो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है अर्थ का, उसमें डेवलप्ड नेशन ज़्यादातर आते हैं, तो वो कहलाए नॉर्थ। नीचे वाला जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ आ जाएंगी, ठीक है, और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ आ जाएंगी, कुछ एशियन कंट्रीज़ आ जाएंगी, वो जो गरीब जो देश हैं जो या डेवलपिंग है वो हैं साउथ में, साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो इसीलिए नॉर्थ साउथ डिवाइड जो कॉन्सेप्ट है, वो जो एक उसके भी जो गैप है वो देखने को हमें मिला है। ये क्रिटिसिज्म है कि ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ है। इसके अलावा एक और ग्लोबलाइजेशन को लेके क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है कि जो एंड्रू हेवुड हैं, उन्होंने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्वायरमेंटल को लेके। इन्वायरमेंट जो है उससे बहुत ज़्यादा डिग्रेड हुआ है, इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं। इसके अलावा एक वोल्डिन बेलो, ये कुछ थिंकर हुए हैं, उन्होंने जो बोला है कि अभी आप देखें अगर धीरे धीरे तो एक कॉन्सेप्ट उठने लगा है जिसको बोलते हैं डी ग्लोबलाइजेशन। जैसे यूएस जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप,
तो वो भी जब इलेक्शन पहले जीते तो इसी बात पे आए थे कि मैं जो इमिग्रेशन, जो बाहर से लोग आते हैं उनको रोक दूंगा, ठीक है, बाहर से जो हमारे देश में घुसते हैं उनको आने नहीं देंगे, हम सिर्फ अमेरिकन को ही जॉब देंगे। इसके अलावा काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखो आज के दिन राइट विंग आइडियोलॉजी इमर्ज हो रही है। ये राइट विंग आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? जो देश की, जो अपने कल्चर की, अपने रिलीजन की जो बात करते हैं। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है, अब आप अरब वर्ल्ड में देखो, जैसे सीरिया है, ईरान है, इराक है, यहाँ से क्या है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं, दंगे होंगे, बम फटेगा, तो ये लोग भाग भाग के कहाँ चले जाएंगे? ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ही ज़्यादातर जाते हैं। और वहाँ पे जाके फिर क्या करते हैं ये, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको ये लगता है कि ये जो बाहर के लोग आ रहे हैं ये हमारी आइडेंटिटी को भी ख़त्म कर रहे हैं। वो रायता भी फैलाते हैं वहाँ जाके, क्योंकि उनकी नारेबाजी, जो मूवमेंट, वो सब उनके चलने ही चलने वहाँ पे, क्यों? क्योंकि उनको वो फ्रीडम मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ये जो लोग हैं फिर वो जॉब के रूप में भी उनको लगता है यूरोपियन लोगों की हमारी जॉब जो है, क्योंकि सस्ते में काम कर देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो वॉल्डन बेलो है उन्होंने यही बोला है कि अभी एक डी ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है, जिसके तहत नेशनलिस्ट जो सेंटीमेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इमर्ज हुए हैं। और हर जो लीडर है अभी पूरे यूरोप में, ज़्यादातर जो लीडर हैं वो जब चुनाव में खड़े होते हैं तो वो सबसे पहले इसी मुद्दे को बनाते हैं कि हम बाहर जो लोग हैं वो इमिग्रेशन जो है उनको रोक देंगे, और हम यहाँ पे जो खुद के, जो हमारे खुद के सिटीजन हैं, यहाँ के जो नेटिव जो पीपल हैं, हम उनको पहले प्रायोरिटीज़ देंगे। तो ये एक है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ना, पीपल का फ्लो इतना हो गया कि अभी वहाँ पे जाके भी वो लोग फिर बहुत प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट जो है जो एंड्रयू हेवुड का मैंने आपको बताया ही, एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो ग्लोबलाइजेशन के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है आपका इस पे, इन्वायरमेंट पे। नेक्स्ट जो है नोम चॉम्स्की, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि यूएस जैसे और उसके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने ही पूरा डोमिनेट किया वर्ल्ड को, तो ये उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दैट इज जेट लार्जली स्पॉन्सर्ड बाय द यूएसए एंड इज़ डिज़ाइन टू फर्दर इट इंटरेस्ट एज वेल एज दोज ऑफ अमेरिकन कॉरपोरेशन एंड हैव्स। इसमें हैव्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, HAVES। तो हैव्स का क्या मतलब है? उन्होंने यह बोला है कि अमेरिका में भी अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि कुछ डोमिनेट जो वर्ग है उन्हीं के हाथ में सारी पावर है। अमेरिकन कॉरपोरेट जो हाउस है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कुछ पावरफुल जो लोग हैं, तो उनके पास हैव्स मतलब उनके पास तो सारी चीज़ें हैं जितनी उनके पास सुविधाएं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मासेस बच गए। इन दो वर्ड को समझना, हैव्स, HAVES, हैव्स मतलब जिनके पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, सारी पॉलिसी मेकिंग में उन्हीं का रोल होता है, वही इम्प्लीमेंट करवाने में उनका रोल होता है, वही पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं और वही अल्टीमेटली बेनिफिट उठाते हैं। और फिर बचा जो अदर मासेस, तो ये वो लोग हैं जो बेचारे पिसते हैं। ठीक है ना? तो ये है तो कि जो नोम चोमेस्की है हैज़ क्रिटिसाइज न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन डोमिनेटेड बाय द यूएसए एंड इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो यूएसए का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसका जो डोमिनेट रहा है पूरा ग्लोबलाइजेशन में, उसका जो दबदबा रहा है, उसी को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इसमें ये आप सारे जो हैं, जो रिपोर्ट्स के जो हैं वो, और जो कुछ थिंकर्स ने बोला है, इन सब चीज़ों को आप मेंशन करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स पूरा चैप्टर आपका। थैंक यू सो मच।